ठीक है, तो अपना अपना नया जो चैप्टर है और जो आखिरी चैप्टर बचा है अपना पॉलिटिकल साइंस में, वो है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या कि इंस्टीट्यूशंस वर्क कैसे करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल साइंस में है, यहाँ पे सब कुछ पॉलिटिक्स में होता है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड ही घूमता रहता है। हमारी पार्लियामेंट कैसी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारे जो है नेता कैसे होते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, इन्हीं के अराउंड घूमता रहता है। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हमारे इंस्टीट्यूशंस कौन से होंगे? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमारे इंडिया को चला रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को पुट अप किया जाता है, कैसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, कैसे निकाल लिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो हम बस वही देखने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मेनली क्या देखेंगे, पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे कि पार्लियामेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो है जो बेसिकली सारे डिसीजंस को बना रही है। ठीक है, हमारे इलेक्शन के बाद रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ जाते हैं? वहीं तो जाते हैं, वहीं से सारे हमारे क्या बोल रही हूँ मैं, सारे डिसीजंस बनते हैं। वही हमारा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन हुआ देखा जाए तो, क्योंकि वही हमारे सारे ऑर्डर्स को बना रहा है। तो वो हम देखने वाले हैं कैसे ऑर्डर्स बनते हैं, क्या होता है, वगैरह वगैरह। बाकी ये जो रिजर्वेशन वाला जो वो चला था, मतलब ऑर्डर आया था काफ़ी टाइम पहले, SC STs को रिजर्वेशन मिलेगा, इनको रिजर्वेशन मिलेगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, तो उससे क्या हुआ उसके बारे में भी अपन देखने वाले हैं। तो चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, क्या कि अगस्त 13, 1990, ठीक है, 13 अगस्त 1990 को एक ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द ऑर्डर कंडक्टेड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC being the third category for 27% reservation other than the SC and ST community. People belonging to backward class only were eligible for this quota. ठीक है, इस समझ में आ ही गया कि SC और ST तो था ही, एक और थर्ड कैटेगरी आई, ठीक है, जिसको 27% रिजर्वेशन दी गई अदर दैन SC और ST की रिजर्वेशन। मतलब SC और ST को तो रिजर्वेशन मिल ही रही है, उसके अलावा रिजर्वेशन भी दी गई किसको? ये एक जो नया कैटेगरी है। अब इसका नाम देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना 2020 इस बार। ठीक है, तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम ये सारे इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट को। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देकर किसी ने हमारा काम इजी नहीं किया है, समझो इस बात को, काम टफ ही हुआ है, स्पेशली इन सोशल साइंस, स्पेशली इवन इन मैथ्स, इवन इन साइंस। क्यों? क्योंकि अगर तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं लिखते हो, तुम्हें स्टोरीज बनाने का हक है, तो तुम ये लिखोगे, आधा तो सही होगा, पूरा सही नहीं होगा तो स्टेप्स के मार्क्स तो मिलेंगे, समझ रहे हो। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सही है तो सही है, नहीं तो गलत है। अब हिंदी इंग्लिश में भी अगर मेरे साथ ऐसा होता था, मैं जब स्टोरीज पढ़ती थी मुझे पूरी स्टोरी याद होती थी, पर मुझे कैरेक्टर का नाम ही नहीं याद होता था। मुझे पता था कि इस लड़के ने ऐसा किया, लेकिन इस लड़के का नाम क्या है ये मुझे नहीं पता होता था। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो लड़के का नाम पूछेंगे, अगर वही चीज़ उन्होंने ऐसे पूछी होती तो मैं उस लड़के के कारनामे बता देती कि देखो ये ऐसा बंदा है, इसका ऐसी थिंकिंग थी, बहुत ही मनी माइंडेड था, ये था वो था। मैम ने वो सामने पढ़ते हुए कोई सोचेगा भी नहीं कि इसको नाम नहीं याद, वो सोचेगा हाँ सब सही लिखा है चलो। बात वो है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने काम आसान नहीं किया है, कहीं ना कहीं थोड़ा टफ ही कर दिया है। और स्पेशली ये जो सेकेंड टर्म हो रहा है उसमें तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी नहीं सोच सकते और ना सिर्फ थियोरी के लिए सोच सकते हो, तो आपको दोनों के लिए सोचना है। आपको पढ़ाई ऐसे करनी है कि हमें थियोरी भी देनी पड़ेगी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, सो यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग, समझ रहे हो। तो पिछली बार जो मैं कह रही थी कि डेटा वाले जितने पार्ट हैं, एकदम इन्फॉर्मेशन वाला, एकदम नाम वाला, वो अलग ही समझ में, लाइन पढ़ी कुछ एकदम से ऐसा होता है, इज नोन एज, इज कॉल्ड, यहाँ पे जैसे फुल फॉर्म वाली चीज़ आई, वो अलग ही समझ में आता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उठा के बोल देंगे, समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को अच्छे से करना, मैं तो कहती हूँ, मैं अपने भाई को भी यही कहती थी कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो सोशल साइंस की, बुक पढ़ते हो, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे नोट्स पढ़ो, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो देखनी तुम्हें देख लो, कुछ नहीं, PDF नोट्स देखने हैं देखो, लेकिन सबसे पहले NCERT की बुक पढ़ो, सबसे पहले। और जब बुक पढ़ रहे हो तो क्या करो, देखो पेपर के एक दिन पहले NCERT की बुक पढ़ने का टाइम नहीं रह जाता, अभी टाइम है पढ़ने का। एक पेपर लो, NCERT की बुक के पन्ने खोलो, पढ़ो, ऐसी चीज़ मिली लिख लो कि इसका फुल फॉर्म ये होता है,
इसको 27% रिजर्वेशन मिली थी, बस यहाँ पे लिखा साइड में 27% रिजर्वेशन, कि एक ही बार नज़र पड़ते याद आ जाए कि ऐसा ऐसा हुआ था। समझ रहे हो? अब अगली बार तुम्हें पूरी बुक नहीं पढ़नी है, अब तुम्हें सिर्फ ये पन्ना देखना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले पन्ने हैं। समझ में आना? कोई तुम्हें कितना भी पढ़ाए, मैं तुम्हें कितना भी पढ़ाऊँ, यूट्यूब वाले तुम्हें कितना भी पढ़ाए, कोई कुछ भी पढ़ाए, तुम्हें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। क्या पता उनने कुछ ना कुछ छोड़ दिया हो, किसी ने ये छोड़ दिया, किसी ने वो छोड़ दिया हो, बुक कुछ नहीं छोड़ेगी, बुक कुछ नहीं छोड़ेगी। तो बुक पूरा पढ़ो, अपनी पढ़ाई पर ट्रस्ट करो सबसे पहले, किसी और के पढ़ाए हुए पढ़ाई पर ट्रस्ट मत करो। समझ में? सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी। मैं कोचिंग गई 9-10 तक, 11-12 में नहीं गई, ठीक है, क्योंकि 9-10 में मुझे समझ में आ गया, मैं कोचिंग जाके भी मैं कोचिंग से नहीं पढ़ती थी, मैं अपने से ही पढ़ती थी। मैं नहीं बोल रही कि तुम लोग भी मत आओ, कोचिंग की हेल्प बहुत अच्छी हेल्प है, लेकिन जो आखिरी में जो पढ़ाई होती है ना, पेपर से एक दिन पहले वाली पढ़ाई, वो सिर्फ सेल्फ स्टडी करा सकती है। और अगर तुम सेल्फ स्टडी में बहुत अच्छे हो तो फिर तुम बहुत मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। सो बी स्ट्रॉन्ग इन सेल्फ स्टडी सबसे पहले। नेवर ट्रस्ट ऑन समबडी एल्स टीचिंग, फर्स्ट लर्न टू ट्रस्ट ऑन योर ओन टीचिंग, ठीक है। तो बुक पढ़ना, सबको ही बुक पढ़ना। और जो मैंने क्वेश्चंस बनाने को बोले अभी तुम लोग को 5-5 क्वेश्चन बनाने को, वो भी तुम्हें बुक खुद बुक से बनाने, ये नहीं कि मेरे नोट्स खोले कि अच्छा ये पैराग्राफ है इसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया, नहीं। बुक देखो कि कहाँ क्वेश्चन बन सकता है और उसके आंसर लिखो उसी हिसाब से, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि SEBC एक थर्ड कैटेगरी आई जिसका फुल फॉर्म क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। उनको क्या बोला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला कि इनको 27% रिजर्वेशन मिलेगा, SC और ST को छोड़ के इनको मिलेगा। ये हमने एक एग्जाम्पल देखा कि देखो ये एक ऑर्डर आया कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिसीजन में, अभी बस इसको रख लो दिमाग में कि ऐसा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिसीजन मेकर्स, ठीक है। कि कौन है ये लोग जो डिसीजन बना रहे हैं, मतलब कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, किसने इनको हक दिया, तो वो हम देखते हैं। द मेजर फंक्शनरीज इन इंडिया दैट डिसाइड द अबव मेमोरेंडम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पॉइंट, ठीक है। तो ये एक मेमोरेंडम है, मतलब ये जो मेमोरेंडम मतलब कि एक फैसला लिया गया है, एक वो जारी किया गया कि अब से ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कैसे लिया गया, मतलब कुछ पॉइंट्स में देखते हैं हम लोग। द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन इंडिया इज प्रेसिडेंट, ठीक है। जो हाईएस्ट अथॉरिटी है इंडिया में, फॉर्मल अथॉरिटी है, वो कौन है, प्रेसिडेंट। याद रखना, सबसे ज़्यादा पावरफुल है कौन, प्रेसिडेंट, हु इज़ हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हु टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है, पूरी सरकार का जो हेड है, जो कि सबसे ज़्यादा डिसीजन लेता है कैबिनेट में, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देन व्हाट, द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। वी नो 2 हाउसेस कौन है, लोकसभा राज्यसभा, हमें पता है ये बात, ठीक है। कंटिन्यू द कंस्टिट्यूट द पार्लियामेंट। टू पास अ मेमोरेंडम द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट टू अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला कि हमारा पार्लियामेंट क्या है। तो पार्लियामेंट से क्या तुम्हें इमेजिन क्या होता है, बहुत बड़ा हॉल होता है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, यहाँ पे एक मेन पर्सन बैठा रहता है जो कि सारे ऑर्डर ऐसा ऐसा करता है, ठीक है। शांति रखो, यहाँ से चेयर फिक्री रहती है, समझ में आ रहा ना, ऐसा ही कुछ होता है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। तो वही है हमारा पार्लियामेंट। 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है, जहाँ पे फैसले लिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, लगता है हमें लेवल वाइज कि राज्यसभा इज सो इम्पॉर्टेंट, बट लोकसभा को कहीं ना कहीं पावर ज़्यादा होती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल है। इफ़ यू नो, लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट हुए हैं, हमने इलेक्ट किए हैं, डायरेक्टली हमने इलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब राज्यसभा में जो मेंबर्स गए वो हमने डायरेक्टली नहीं इलेक्ट किए, हमने इनडायरेक्टली किए, क्योंकि बीच में अब उनको कोई और इलेक्ट भी कर रहा है कि कौन बंदा राज्यसभा में जाना चाहिए कौन नहीं, समझ में। लोकसभा वाले को हम सही में जाके वोट दे के उसको बंदे को लेकर आ रहे हैं, तो लोकसभा के फैसले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव वही होना चाहिए, फैसले लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है। इसलिए लोकसभा के जो फैसले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी है, लोकसभा और राज्यसभा ये 2 हाउसेस होते हैं, यहीं पे सारे फैसले लिए जाते हैं। अगर कोई भी मेमोरेंडम तुम लोग समझ गए, अभी ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था कि एक मेमोरेंडम का ही एग्जाम्पल है, तो कोई भी मेमोरेंडम अगर पास करना है तो प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा के मेजॉरिटी, मतलब जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर को लगा कि प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे लोग को लग रहा है कि चलो हम कोई मेमोरेंडम करते हैं, ये चीज़ होनी चाहिए,
तो उसके पास लोकसभा की मेजॉरिटी होनी चाहिए। लोकसभा में बहुत सारे लोग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग उस फैसले के हक में होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो मेमोरेंडम पास हो जाएगा, ठीक है, वो मेमोरेंडम पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे एक मेमोरेंडम पास होता है। हमने सबसे पहले देखा कि सबसे जो हेड होता है वो बंदा मतलब कौन है, प्रेसिडेंट है। फिर गवर्नमेंट का जो हेड है वो कौन है, अपना प्राइम मिनिस्टर है। उसमें भी फिर हमने देखा कि 2 हाउसेस होती हैं जो कि जिसे हम कंबाइनली पार्लियामेंट कहते हैं, जहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। अपनी अपनी लोग अपीलें करते, देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारी मांगे कि ऐसा ऐसा करो, यही सब होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि यहाँ पे अगर कोई भी डिसीजन अगर बनेगा कभी भी, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ मेजॉरिटी होनी चाहिए लोकसभा की, लोग जो है मेजॉरिटी में उस डिसीजन के लिए एग्री होने चाहिए, तो क्या होगा, वो मेमोरेंडम पास हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो पहले इतना लिख लेते हैं।
ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक एग्जांपल देखा कि एक मेमोरेंडम क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे ये मेमोरेंडम जो है पास हो सकता है। ठीक है, इन सारी तरीकों से जो है ये मेमोरेंडम पास, तरीके बोलूँ या फिर प्रोसेस जो है ये सब होनी चाहिए। सबसे पहले हमने देखा कि इंडिया का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पूरे गवर्नमेंट का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट है प्लस 2 हाउस, लोकसभा राज्यसभा, ये तीनों मिला के क्या बनता है, पूरा पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, और अगर कोई भी मेमोरेंडम पास होना है तो प्राइम मिनिस्टर को पूरी मेजॉरिटी की सपोर्ट होनी चाहिए, लोकसभा के मेजॉरिटी का सपोर्ट होना चाहिए कोई भी मेमोरेंडम पास होने के लिए। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम इसी एग्जाम्पल के आगे देख रहे हैं कि चलो अगस्त 13, 1990 को तो चलो हमने ये काम कर दिया, नहीं ऑर्डर तो बंद, हाँ, तो क्या हुआ कि अगस्त 13 को 1990 को हमने काम कर दिया, हमने ये ऑर्डर निकाल दिया कि अब जो है इन लोग को 27% का रिजर्वेशन मिलेगा। अब हम इसके आगे देख रहे हैं कि करने के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो डिबेट का टॉपिक बना। ठीक है, ये देखो कभी भी रिजर्वेशन मिले, जब भी SC ST को भी जब मिल रही थी तो ये एक डिबेट का ही टॉपिक था। लोगों ने सुसाइड किए हैं, समझ में आ रहा हो, लोग मरे हैं, दंगे हुए हैं, लोगों ने मतलब सीरियसली। अब हम तो अब जैसे मान लो तुमने तैयारी वैयारी कर ली है सब कुछ, ठीक है, तुमने ऐसे माइंड में मान लो अभी तुम्हें 50% का रिजर्वेशन मिल रहा है, बाकियों को 50, आगे का 50% उन लोग को SC ST को मिल चुका। अब तुमने तैयारी कर ली कि हम इतने इतने ले आएंगे मार्क्स तो हम हो जाएंगे, हमने ऐसा सोच के रखा है। लेकिन पता चला कि कल को कोई ऑर्डर आ जाता है, वो बोलता है कि नहीं अब और 25% उनको मिल जाएगा और हमें और अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे तब जाके हम उस कैटेगरी में आते हैं। और हमें पता है कि हमने उतनी पढ़ाई नहीं कर पाए, मतलब मैं कितना भी अच्छा कर लूँ उससे अच्छा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, समझ, उतने परसेंटेज तो मैं नहीं ला पाऊँगा। और ये तो मेरी ज़िंदगी का सपना था, मैं तो सबको सैक्रिफाइस किया इसके लिए, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने और कहीं की तैयारी नहीं की, अब मेरा टाइम निकल गया। वो इंसान क्या करेगा, उसको अपने घर चलाना है, ये सब चलाना। लोगों ने सुसाइड किए हैं बहुत प्रेशर में आके, ठीक है, ये रिजर्वेशन के चक्कर में।
उस वक्त रिजर्वेशन बहुत अच्छा जो है ऑल्टरनेटिव था, ये बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि सीरियसली जिस तरीके से हम SC/STs को ट्रीट करते थे, वी नीड टू हैव दिस थिंग इन इंडिया, ठीक है। बट अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। बहुत ही कम या फिर बहुत ही मिनिमल जगह होंगी जहाँ पे ये काम होते होंगे SC/ST के बेसिस पे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए अब, लेकिन उस वक्त आई अप्रिशिएट कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला था। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई, ऑब्वियसली हुई, लेकिन एज अ होल कंट्री ये बहुत अच्छा फैसला था सारे लोगों को एक इक्वल लेवल पे लाने के लिए, ठीक है। कि जो अमीर है उनको थोड़ा सप्रेस करो और जो गरीब है उनको थोड़ा पुशअप करो, तो सारे लोग इसे इक्वल उस पर आ जाएंगे। बट अब थोड़ा अलग सा कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों में कहीं स्थिति इतनी ना बिगड़ जाए कि अब जो जनरल जो लोग हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलती है उन्हें देनी पड़ जाए, क्योंकि उनकी स्थिति इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत बिगड़ जाए। तो जो भी है, तो ये लिया गया, बहुत डिबेट हुआ। अभी हम इसकी बात करें, SC/ST वालों की नहीं बात करें, ये जो इनको मिला 27%, तो इसके वजह से बहुत डिबेट्स हुए, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि भैया ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है सोसाइटी को एक इक्वल लेवल पे लाने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं है, ठीक है। इससे जो जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रही है उनका मोराल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो है नहीं, हम कहाँ से इतना पढ़ाई कर लेंगे, समझ में आ रहा है। हमें भी तो सीट्स चाहिए, हम कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए काफ़ी गलत है, उनके लिए इनइक्वालिटी है। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम देखें तो एक तरीके से ये चीज़ इनइक्वालिटी ही है, और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अब जो हो रहा है वो इनइक्वालिटी ही है, इनइक्वालिटी ही हो रहा है। अगर तुम ये सुन नहीं सकते, अगर हम तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तुम अगर सुन नहीं सकते कि यू बिलोंग टू SC, यू बिलोंग टू ST, यू बिलोंग टू वट एवर कैटेगरी, अगर तुमसे ये सुनते नहीं बन रहा, अगर तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर तुम उस चीज़ का रिजर्वेशन कैसे ले रहे हो? Why are you taking reservation for that thing, for the same thing? If you can't afford listening that, if you can't afford the disrespect, why are you taking the reservation? We are treating you equally. Why we need to treat you a little bit higher by giving you reservation? ठीक है। सो टुडे आई एक्सेप्ट कि अभी तो इनइक्वालिटी हो रही है, बट इस बुक के हिसाब से, क्योंकि ये बुक जब की लिखी गई है तब की जो सिनेरियो था उसमें इनइक्वालिटी नहीं था। बेसिकली इक्वालिटी लाने के लिए स्टेप उठाया गया था। तो आपको अपने बुक के हिसाब से क्या लिखना है कि इनइक्वालिटी नहीं है, ये एक स्टेप था इक्वालिटी को बढ़ाने की, इक्वालिटी की तरफ जाने के लिए, ठीक है। और ये एक ड्रॉबैक है कि बुक चेंज नहीं हो रही, ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं और वो एकदम रीप्रिंट होती है और कुछ नहीं होता। और टू बी ऑनेस्ट ये भी थोड़ा मतलब कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें, बुक अगर चेंज हो गई तो बहुत सारे लोग जो हैं इतने अमीर नहीं होते कि वो बुक खरीद ले। ऑल्दो NCERT की बुक बहुत सस्ती आती है पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग बोरो कर करके अपना काम चलाते हैं। लेकिन अगर बुक चेंज हो गई तो उस साल जितने भी लोग होंगे सबको बुक खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। दे कांट बोरो विथ समबडी, ठीक है। तो वो बात है, तो इस वजह से भी सरकार डरती है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि इट नीड टू बी चेंज, क्योंकि अब समय बहुत बदल गया है, ठीक है। जब हम हमारी हिस्ट्री की बुक से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो बुक ही अब हिस्ट्री हो चुकी है। डोंट यू थिंक सो? तो बुक को चेंज होना चाहिए, बट वट एवर, अभी हमें मार्क्स पे फोकस करना चाहिए, और मार्क्स हमें तभी मिलेगा जब हम इसी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। सो यू नीड टू राइट कि भैया ये इक्वालिटी की तरफ एक स्टेप है। तो जो भी है, ये डिबेटें हुई कि भैया इक्वालिटी नहीं, ये तो इनइक्वालिटी हो रही है। कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं ये इक्वालिटी है, ब्ला ब्ला वाली चीज़ें चली। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि ठीक है, हम इस चीज़ को मान रहे हैं, 27% की जो रिजर्वेशन है वो दी जाएगी, ठीक है। अब ये जो पूरा सिनेरियो हमने देखा, इसमें हमें कुछ अच्छा बुरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। मन में चलती है, मैंने भी अभी बोला कि इसमें कुछ अच्छा है, इसमें कुछ बुरा है, ब्ला ब्ला, लेकिन हमें इसमें अच्छा बुरा नहीं देखना, हमें इसे एज एन एग्जाम्पल देखना है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। कि सबसे पहले हमने मेमोरेंडम का, इससे हमें अच्छा बुरा नहीं देखना कि अरे 27% रिजर्वेशन दे दी तो बुरा हो गया, अच्छा हमें इससे मतलब नहीं। अभी हम बस एक पढ़ने वाले बच्चे की तरह देख रहे हैं, एक पॉलिटिशियन की तरह नहीं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मेमोरेंडम का एग्जाम्पल देखा है, और अभी जो मैं तुम्हें स्टोरी बता रही हूँ वहाँ पे हमको इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल देखना है कि किस तरीके से जो है बहस हुई, क्या बोलते हैं, दो अलग अलग पक्ष के लोगों में, और फिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, वो भी एक इंस्टीट्यूशन ही है, वो कोर्ट है लेकिन है तो एक इंस्टीट्यूशन, एनीथिंग जो बेसिकली एक ग्रुप बना के रखा है जो कोई बहुत बड़े बड़े फैसले लेती है, कोई चीज़ चला रही होती है, दैट इज़ एन इंस्टीट्यूशन।
तो सुप्रीम कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चीज़ें शांत हो गई कि ठीक है अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो अब तो होना ही वही है, ये हमने इंस्टीट्यूशंस का वर्क देखा है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमने एग्जाम्पल देख लिया, अब हम वापस अपने काम पे आ गए। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, फिर हमने देखा कि डिसीजन मेकर्स क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनका नीड क्या है। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनकी नीड क्या है। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ वेरियस अरेंजमेंट्स विच आर मेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो परफॉर्म फंक्शंस असाइन टू देम टू मेक द डेमोक्रेसी वर्क फेयरली। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूशन की एक डेफिनेशन देखी कि एक इंस्टीट्यूशन क्या है। इंस्टीट्यूशन एक अरेंजमेंट है, ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी की, जो कि बेसिकली हमें हेल्प करती है डेमोक्रेसी को फेयरली रन करने में। ठीक है, डेमोक्रेसी के कई अलग अलग पार्ट हैं, हर चीज़ को कोई एक बंदा नहीं देख सकता, और अगर एक बंदा देखने लगेगा तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, वो मोनार्की हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं ताकि डेमोक्रेसी के हर फैक्टर को अलग अलग इंस्टीट्यूशन देख सके। ठीक है, वही है, अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट होगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ, डिसीजंस लेना है तो पार्लियामेंट के पास, मतलब पार्लियामेंट लेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूशन करेगा। मतलब इस तरह की चीज़ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनी रहेंगी। ठीक है, सारा काम एक इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन क्या है, अलग अलग खंड बनाए हुए हैं हमने मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए, जो कि क्या हेल्प करते हैं, डेमोक्रेसी को फेयरली रन करने में हेल्प करते हैं। उनको जो भी फंक्शन दिया रहता है वो उस हिसाब से काम करते हैं। Then what? The civil servants work with the minister and the cabinet in order to take steps to implement the minister's decision. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये भी हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिनिस्टर और कैबिनेट मेंबर्स जो होते हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, क्यों मिलकर काम करते हैं, ताकि जो भी मिनिस्टर के डिसीजन हैं या फिर जो भी कैबिनेट के डिसीजन है उसको वो एग्जीक्यूट कर सके, उनको वो फेयरली एग्जीक्यूट कर सके। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट इज इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। ठीक है, ये भी हम एक इंस्टीट्यूट की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका फंक्शन क्या है कि अगर लड़ाइयाँ हो जाएंगी तो हम उनको ठीक करेंगे, तो वो भी एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, देन व्हाट, institutions when involved meetings and the committees associated with it often lead to delays and complications। तो यहाँ पे हमने एक ड्रॉबैक की बात करी कि डेमोक्रेसी में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा करने के बाद होती है, कोई भी चीज़ से क्विक नहीं होती। ठीक है, तो वही बात हो रही है कि कोई भी फैसला लेने में बहुत सारी कमिटीज़ को बुलाना पड़ता है, सारे लोगों को बुलाना पड़ता है, ऑथराइज्ड पीपल्स को बुलाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा डिले कॉज करता है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के कारण बहुत ज़्यादा डिले होता है इन मामलों में। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है। क्यों? क्योंकि डिले जब होता है तो उसके वजह से हमें सबके पर्सपेक्टिव सुनने को मिल जाते हैं, और जब हमें सब लोगों के पर्सपेक्टिव सुनने को मिल जाते हैं तो हमें सही और गलत सबकी अच्छे से समझ हो जाती है। ठीक है, ड्रॉबैक है पर एडवांटेज भी है। एवरीथिंग हैव इट्स प्रो एंड कॉन्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, हमने एग्जाम्पल देखा और फिर हमने नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देखा। ठीक है, कि अलग अलग सेक्टर के मतलब अलग अलग खंड बने हुए हैं जिन्हें हमने इंस्टीट्यूशन बोला है, जो कि डेमोक्रेसी को फेयरली रन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये लिख लेते हैं सबसे पहले।
पहले इतना लिखो फिर अपन आगे लिखते हैं। यहाँ पे आई।
अभी बजे क्या 3? 7 मिनट में। हाँ तो भी 12 मिनट। क्या इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पे ऐसे लिख लेना इंस्टीट्यूशन परफॉर्म, या फिर ऐसे एरो डाल के लिख लेना, ठीक है। ये दूसरा नहीं है, यही पहला है और अब ये दूसरा आ रहा है।
एक टॉपिक और कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, तो सब हम एक बार हमें सबको पता है पार्लियामेंट क्या होता है, मैंने भी एक पिक्चराइज भी करवाया था कि पार्लियामेंट क्या होता है। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट है वो हम सबको पता है कि वहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग्स होती है, और उस मीटिंग्स में जो है हम बातें करते हैं, मतलब वो लोग बातें करते हैं, सारे इश्यूज़ के बारे में देखते हैं और फिर फाइनली एक डिसीजन लेते हैं, और उन्हीं की वजह से गवर्नमेंट काम करती है कि देखो अब यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे करना है, ऊपर से ऑर्डर आया है, पार्लियामेंट से ऑर्डर आया, समझ में आ रहा है। तो ये अभी एक अच्छी सी जो डेफिनेशन है वो मैं लिखवा दूंगी पार्लियामेंट की, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट क्या है। अगर डेफिनेशन नहीं है तो भी लिख लोगे ना, व्हाट इज पार्लियामेंट, भाई मीटिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वेयर दे डिस्कस द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एनीथिंग एंड दे फाइनली मेक अ डिसीजन। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अपना पार्लियामेंट होता है। अब व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, वो भी हमें क्लियर है, लेकिन हमें बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा पता होना चाहिए कि क्यों पार्लियामेंट जो है हमारे लिए नेसेसरी है। सबसे पहले कि जो लॉस होती है वो कौन बनाता है, डिसीजन वही ले रही है, मतलब वही तो कानून बना रही, कोई डिसीजन हुआ मतलब वो चीज़ इंप्लीमेंट होगी, वही कानून हो गया कि देखो ये ऑर्डर आया कि ऐसा ऐसा होगा आपसे, ठीक है। मतलब इन्होंने डिसीजन लिया कि कोई भी बंदा बिना हेलमेट के नहीं रहना चाहिए, वो लॉ हो गया। क्या बिना कोई बंदा बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, समझ में आ गया। तो लॉस बनाने के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट की हमें ज़रूरत है। देन व्हाट, सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट इज एन अल्टीमेट फॉर द गवर्नमेंट टू टेक एनी डिसीजन, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये बस एक बुकिश लैंग्वेज में बोला गया, डिसीजन ही पार्लियामेंट लेता है, ठीक है। अगर किसी और तीसरे बंदे को भी गवर्नमेंट के ये बात आई कि चलो हम कोई डिसीजन लेते हैं ये सही है, तो उसको क्या चाहिए, उसको सबसे पहले पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी खुद कोई डिसीजन लेके काम करवा सकते हैं क्या, नहीं। उनको सबसे पहले सारे लोगों की, जो उनके पार्टी मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनका पहले उनको डिसीजन पता होना चाहिए, उनकी मेजॉरिटी उनके साथ होनी चाहिए, समझ में आया। सबसे पहले तो वो चीज़ होगी कि पार्लियामेंट का सपोर्ट होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ कोई भी डिसीजन लेने में, ठीक है। सेकेंडली क्या, गवर्नमेंट की जो मनी है कि साल में कितना पैसा कहाँ कहाँ लगना चाहिए, ब्रिज बनने में कितना लगना चाहिए, इसको कितना लगना चाहिए, उसको कितना लगना चाहिए, ये पूरा बजट कौन तैयार करता है, पार्लियामेंट। मनी किसके कंट्रोल में है, जो टैक्स पे कर रहे हो, इतना सारा पैसा जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है वो किसके कंट्रोल में है, पार्लियामेंट के कंट्रोल में है, इसलिए पार्लियामेंट ज़रूरी है, ठीक है। देन व्हाट, इट इज़ कॉल्ड द सुप्रीम फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑन पब्लिक इशू एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। मैंने जैसा बताया कि वो लोग हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स पता करते हैं, ठीक है, हर चीज़ का प्रोस एंड कॉन पता करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट है। वो लोग भले लड़ते रहे वहाँ पे, लेकिन उससे हमें तो पता चल रहा है ना क्या चीज़ कितनी अच्छी है, क्या चीज़ कितनी बुरी है, समझ में आया। तो इतना लड़ाई झगड़ों के बाद कोई डिसीजन बन के आता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट ज़रूरी है। देन व्हाट, इन इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 चेंबर्स और 2 हाउस। ये हमने एक इन्फॉर्मेशन वाली पार्ट कर ली कि भैया इंडिया में पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, कौन से, लोकसभा, राज्यसभा, ये भी हमें पता था, ठीक है। लिख लोगे क्या अभी ये पार्लियामेंट वाली चीज़, लिख लो, थोड़ा सा ही है, उसके बाद चले आना। हाँ आ जाओ।
ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, हाउसेस ऑफ द पीपल, लोकसभा में जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, पता है ना, ठीक है, और राज्यसभा में जो लोग होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है।